आधे घंटे में मैं आपको पूरा का पूरा रेजिडेंस एंड टोटल इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मैं पूरा का पूरा चैप्टर करा दूंगा आपको, सी इंटरमीडिएट टैक्सेशन का। तो ये पूरा चैप्टर अगर आप यहाँ पे पूरा देख लिया अपने आधा घंटा, तो मैं लिख के देता हूँ आपके एटलीस्ट 5 मार्क, एटलीस्ट कम से कम 5 मार्क गारंटी है फ्री के। मतलब ये इतना मैंने सिंपल नोट्स बनाया है आपको। ये सारे जो नोट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको सारे जो नोट्स हैं इतने अच्छे प्रिसाइज जो यहाँ पे नोट्स आपको दिख रहे हैं, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो जाके टेलीग्राम पे प्लीज ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे ज्वाइन करके प्लीज एक बार वहाँ पे कमेंट कर देना, अपने ग्रुप में भी डिस्कशन कर लेना कि भाई सर बताओ क्या कोई भी डाउट है आपको, वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे आपका डाउट। तो हम अभी चालू कर लेते हैं। आप देख रहे प्रोफेशनल्स, मेरा नाम है प्रतीक खत्री। तो देखो रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम होता क्या है। हम समझे कि भाई जो भी हमारा इंडिविजुअल है जिस पर टैक्स लग रहा है, उसका रेजिडेंस कहाँ पर है, वो कौन सा है, रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, मतलब उस पर फिर कितना टैक्स लगेगा, कब लगेगा, कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, साथ में जो टोटल इसकी इनकम है कितनी इनकम उसको हम असेस करेंगे, कब कौन सी इनकम असेस करनी है, कौन सी इनकम असेस नहीं करनी है। तो इंक्लूडिंग रेजिडेंस एंड इंक्लूडिंग टोटल इनकम पूरा हम यहाँ पे समझने वाले हैं। हम स्टार्ट कर लेते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, मतलब हम जैसे लोग, जो आप और हम लोग हैं ना, वैसे लोग हैं यहाँ पे। तो ये अप्लाई होता है सेक्शन 6(1). सेक्शन 6(1) में रेजिडेंट की इंडिविजुअल इनकम की बात हुई है। देखो सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम में, आप चाहे तो नहीं भी लिखो फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। हाँ गलत नहीं लिखना है, खाली गलत सेक्शन नहीं लिखना। देखो कोई भी अगर इसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम रेजिडेंस कहलाएंगे एज एन इंडिविजुअल। क्या कहलाएंगे? रेजिडेंस कहलाएंगे उस पर्टिकुलर कंट्री पे। और जो भी रेजिडेंट होता है ना, उसके ऊपर टैक्स पे करना बनता है, उसके ऊपर टैक्स असेस होगा, उसका इनकम का टैक्स असेस होगा, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप रेजिडेंस बन गए तो फिर कैसे बनेंगे रेजिडेंट? तो देखो यहाँ तो आपने 180 डे से ऊपर रह रहे हो इंडिया के अंदर इन प्रीवियस ईयर। पता ना प्रीवियस ईयर क्या होती है? जिस साल आपने इनकम कमाई उस साल को हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। तो अगर आप जिस साल में आपने इनकम कमाई है और उस साल आप इंडिया में 182 डे से ज्यादा रहे हो इंडिया के अंदर, तो या तो आप ये सेटिस्फाई कर लो, या तो और या तो 60 डे से ऊपर रह रहे हो। ठीक है, पहले 60 डे से ऊपर रह रहे हो, पर पिछले 4 साल में, पिछले जो प्रीवियस ईयर है ना उसके भी पिछले 4 साल, मतलब इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर 5 साल, प्रीवियस ईयर या तो इसके प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल में आपने 365 डेज से ज्यादा यहाँ पे इंडिया में रहे हो। ठीक है, टोटल टोटल देखो प्रीवियस 4 ईयर में ऑलमोस्ट 1,000-1,500 दिन होंगे, उसमें से आप 365 डेज इंडिया में रहे होने चाहिए। ये साथ में 60 डेज से ऊपर आप इस जो प्रीवियस ईयर है ना जिसमें आप इनकम कमाई है, तो या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन, दोनों में से कोई भी एक भी अगर आपने फुलफिल कर ली, देन यू आर अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात आपको याद रखनी है। आगे आते हैं। देखो इन दोनों में से कोई भी एक ही कंडीशन अप्लाई होगी, मतलब एक ही कंडीशन अप्लाई होगी इसके अंदर, दोनों में से एक ही कंडीशन इसके अंदर अप्लाई होगी अगर ये दोनों केस है। एक ही कंडीशन इस पे अप्लाई हो जाएगी अगर ये दोनों केस है। कौन सी कंडीशन? 182 डे वाली। ठीक है, तो अगर आप शिप क्रू मेंबर हो ना, अगर आप शिप क्रू मेंबर हो, तो अगर आप वो शिप क्रू मेंबर होते क्या कि भाई जो क्रू होता है ना, जो शिप पे रहते हैं लोग, जो कहीं भी आते जाते रहते हैं और भरोसा नहीं उनका कि भाई इंडिया में रहेंगे कभी, तो कभी 6 महीने ऑस्ट्रेलिया रहेंगे, तो कभी 10 महीने सिंगापुर रहेंगे, तो उनको कोई भरोसा नहीं होता। तो उनकी इनकम और साथ में कोई भी जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, अब पता नहीं फिर से वापस कब आए, उनकी इनकम। तो उनको अगर वो 182 डे रह रहे हैं ना इंडिया के अंदर, अगर खाली बेसिक कंडीशन में 1 ही लगती है, 182 डे वाली, तो अगर वो बेसिक कंडीशन 1 भी सेटिस्फाई कर रहे हैं फिर भी वो रेजिडेंट कहलाएंगे, क्योंकि इनका क्या भरोसा होता नहीं है कि भाई ये जरूरी नहीं है कि भाई इतने दिन रहे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करे ही नहीं करे, जरूरी नहीं है कि भाई पिछले 4 साल में क्या पता कहीं और रह लिए हो। तो अगर इनकी बेसिक कंडीशन 1 भी अगर होती है ना सेटिस्फाई, फिर भी ये कहलाएंगे रेजिडेंट। कौन से? शिप क्रू मेंबर वाले और जो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ रहे हैं उनके उनके लिए। आगे आते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिटिंग इंडिया विद टोटल इनकम ऑफ लेस देन और इक्वल टू 15 लाख। अगर 15 लाख तक की इनकम है आपके पास और अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो पर बाहर रहते थे, ठीक है, सपोज आप यूएसए में पटेल भाई रहते हैं, तो पटेल भाई इंडिया में मजे करने आए, ठीक है, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, पटेल सरनेम उनकी, जानते हो गुजराती भाई है, तो वो यहाँ पे खमन ढोकला खाने आए, तो वो उनकी इनकम 15 लाख से नीचे तक थी, ठीक है, उतनी तक थी, तो उनपे भी खाली 182 वाला अप्लाई होगा, ज्यादा वाला अप्लाई नहीं होगा। नॉर्मल वाले पे जो नॉर्मल 15 लाख के नीचे की इनकम है, पटेल भाई ने यहाँ पे इंडिया में ढोकले खाने आए, तो अगर वो 182 से ऊपर रह रहे हैं यहाँ पे, तो फिर वो कहलाएंगे रेजिडेंट, हमारे रेजिडेंट कहलाएंगे। बट इसमें कोई स्पेशल केस है।
स्पेशल केस क्या है सर? स्पेशल केस है कि भाई अगर 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 आपकी इनकम 15 लाख के ऊपर है, अगर आपकी इनकम 15 लाख के ऊपर है और आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आउटसाइड इंडिया हो, ठीक है, बल रहता है आउटसाइड इंडिया हो पर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, आपकी इनकम 15 लाख के ऊपर की है, तो अगर ऐसा कुछ है ना, तो आप में जो 182 डे है ना, ये हम नहीं गिनेंगे, आपको हम अप्लाई करेंगे स्ट्रिक्टर रूल 120 डेज। मतलब अगर आपने 182 के नीचे भी रहे हो और 120 डे के ऊपर रहे हो, फिर भी आप रेजिडेंट कहलाओगे, क्योंकि आपकी इनकम 15 लाख के ऊपर की है। तो लालच आ गया यहाँ पे सरकार को। सरकार ने देखा कि भाई जो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है ना, वो क्या करते हैं, 180 दिन रह के भाग जाते हैं, 181 दिन के भाग जाते हैं, और वो 182 डे पूरे करते ही नहीं है। आपको याद आ जो लंदन जाते हैं बार बार, जो इंग्लैंड रहते हैं, पता नहीं कहाँ रहते, लंदन आई थिंक रहते हैं, कुछ कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स रहते हैं यहाँ पे, इंडियन प्लेयर्स, तो वो पूरे नहीं करते। तो फिर उनके लिए कोई स्पेशल रूल निकाला गया, 120 डेज। अगर आपकी इनकम 15 लाख के ऊपर की है, अगर आप इंडियन ओरिजिन हो, तो आपके ऊपर 120 डे ही अप्लाई हो जाएगा। मतलब आपको 4 महीने में, अगर आप इंडिया में 4 महीने से अगर ऊपर इंडिया में रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा अच्छे से, आप रेजिडेंट कहलाओगे इंडिया के। तो और साथ में 365 डे और मोर इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप रेजिडेंट कहलाओगे। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आगे आते हैं। ये तो अगर आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आपको ये पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत सिंपल बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये क्या होता है सर? ये तो हम समझ गए, रेजिडेंट हम ऊपर समझ गए, पर ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये क्या होता है? तो देखो, ये एक अच्छा खासा खेल है, और इसके ऊपर आपकी पूरी इनकम टैक्स होगी नहीं होगी डिपेंड करती है। देखो पहले देखते हैं RNOR क्या होता है और ROR क्या होता है। तो RNOR क्या होता है हमारा, कि ऐसा 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 आदमी जो रेसिडेंट है बट ऑर्डिनरीली वो रेजिडेंट नहीं है, वो कुछ स्पेशल रेसिडेंट है, पर वो ऑर्डिनरली जो नॉर्मल हम जैसे लोग हैं ना, वैसा रेजिडेंट नहीं है। तो ऐसी उसने क्या कुछ अच्छी बातें की है, ऐसी उसने क्या कुछ चीजें की है जिससे वो टैक्स उसको कम पे करना पड़ेगा। देखो ये बात सच है कि कुछ कुछ इनकम जो ROR को पे करनी पड़ती है, वो उस इनकम पे RNOR को पे नहीं करनी पड़ती। तो वो RNOR कैसे बनते हैं सर, बताओ हमें, क्या कैसे होता है? देखो, अगर आप पिछले 10 साल में 9 साल के लिए आप नॉन रेजिडेंट बने हो, पिछले 10 साल में 9 साल के लिए आप नॉन रेजिडेंट थे, 9 साल के लिए, एटलीस्ट 9 साल के लिए आप नॉन रेजिडेंट थे, साथ में जो पिछले 7 साल है उसमें से 729 दिन ही आप रहे हो इंडिया के अंदर, 730 दिन रहे, तो आप ROR बन जाओगे। पिछले 10 साल में अगर आप 2 साल भी अगर आप रेजिडेंट रहे हो, तो आप ROR बन जाओगे। और अगर पिछले 10 साल में अगर आप 2 साल नहीं, खाली 1 साल ही रहे हो, 2 साल नहीं रहे हो, तो आप RNOR बन जाओगे। पिछले 10 साल और पिछले 7 साल में अगर आप 730 दिन रहे हो इंडिया के अंदर, 730 दिन, तो आप ROR बन जाओगे। पर अगर आप 729 दिन रहे हो, तो आप RNOR बन जाओगे। ये बात याद रखना। और एक इंडिविजुअल जो डीम्ड रेसिडेंट है, सर ये डीम्ड रेसिडेंट क्या होता है? ऐसे रेसिडेंट जिसकी इनकम कहीं पे भी टैक्स नहीं होती, दुनिया में कहीं पे भी टैक्स नहीं होती, टैक्सेबल नहीं, जहाँ पे भी कमा है, सपोज वो दुबई में रह रहे हैं, दुबई में आपकी डायरेक्ट इनकम टैक्स नहीं होती। तो जो जो पर्सन की कोई भी इनकम टैक्स नहीं हो रही और वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और उसकी इनकम कहीं पे भी टैक्स नहीं हो रही, तो फिर उसको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं डीम्ड रेजिडेंट। ठीक है, तो ये भी अगर है तो वो भी RNOR है। आगे आता है भाई ऐसा पर्सन जिसके ऊपर वो 122 वाला रूल अप्लाई हो गया, 120 डे था, जो 15 लाख के ऊपर कमाता है और उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई हो रहा है 120 डे वाला। तो वो 15 लाख के ऊपर कमा रहा है, लंदन में रह रहा है, और 120 डे से ऊपर यहाँ पे उसने स्पेंड कर लिया गलती से, तो 120 डे वाला रूल अगर जहाँ पे अप्लाई हो तो उस पर भी RNOR ही अप्लाई हो जाएगा। और सिंपल बात है, जो चीजें इस पे अप्लाई नहीं हो रही होंगी वो ROR बन जाएगा, वो बाकी RNOR होगा। अगर जिस पे RNOR अप्लाई नहीं हो रहा वो ROR बन जाएगा। सिंपल चीज है, बहुत बहुत सिंपल चीज है। क्लियर हुआ? हाँ, अगर कोई भी कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर ली RNOR की, इन चारों में से कोई भी कंडीशन किसी भी आदमी ने सेटिस्फाई कर ली, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली RNOR की, देन यू आर RNOR। अदर देन दैट यू आर ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर आप ROR बन गए तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्स होती है, ग्लोबल इनकम, पूरी दुनिया की इनकम, आपने कहीं पे कुछ भी कमाया आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इंडिया के अंदर। पर RNOR की वैसी इनकम में टैक्स होती है, लोग आगे पढ़ेंगे उसको, आगे इसका पूरा टॉपिक है, डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आते डीम्ड रेसिडेंट, मैंने अभी अभी आपको बताया, ऐसा रेसिडेंट
जो जिसकी इनकम कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं है और वो इंडियन सिटीजन है, वो इंडियन ओरिजिन है या फिर इंडियन सिटीजन है, उसकी इनकम कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं हो रही है और साथ में उसकी इनकम 15 लाख के ऊपर की है, वो इंडियन सिटीजन है, उसकी इनकम कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं हो रही है और उसकी इनकम 15 लाख के ऊपर की है, तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो डीम्ड रेजिडेंट कहलाएगा, क्योंकि सरकार को चाहिए टैक्स। भाई अगर तुम कहीं पे भी टैक्स पे नहीं कर रहे हो तो मेरे को टैक्स पे करो। सरकार ने ऐसा बोल दिया सभी यहाँ पे नागरिकों को, जो भी बाहर रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, मोस्टली दुबई की बात होती है भाई। अगर यूएई में अगर आपने 15 लाख के ऊपर कमाया, देन आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं यूएई के अंदर, क्योंकि वहाँ पे टैक्स फ्री जोन है, वो पूरा टैक्स फ्री जुरिडिक्शन है उसका। तो हो तो आप इंडियन सिटीजन ना, तो यहाँ पे आके टैक्स पे करो। आगे देखते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल चीज थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना और अच्छे से ये वीडियो देखो, क्लियर देखो, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी इसके अंदर। आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। आगे आते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, एच यू एफ, फर्म, एओपी, इसको समझते हैं। पहले आता है एच यू एफ। देखो एच यू एफ का कब होगा, अगर पार्शली और होली इंडिया में अगर कंट्रोल हो रहा है तो वो कहलाएगा रेजिडेंट। एच यू एफ कहलाएगा रेजिडेंट। अगर पार्शली और होली कंट्रोल है इंडिया के अंदर तो कहलाएगा रेजिडेंट। और अगर होली आउटसाइड इंडिया हो रहा है, अगर होली आउटसाइड इंडिया हो रहा है कंट्रोल इसका एच यू एफ का, भले इंडिया में उसका कोई धंधा हो रहा है पर कंट्रोल पूरा आउटसाइड है, तो कहलाएगा नॉन रेजिडेंट। सिंपल बात है। अब व्हाट अबाउट रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर ये हम डिसाइड कब करेंगे, देखो कर्ता कर्ता के बेसिस पे होगा। अगर कर्ता हमारा आर ओ आर है तो एच यू एफ भी आर ओ आर। कर्ता अगर आर एन ओ आर है तो एच यू एफ भी आर एन ओ आर। ये बात आप प्लीज ध्यान रखना, क्लियर रखना इस बात को। आगे आता है फर्म का क्या होगा। अगर देखो वही सिंपल, अगर कंट्रोल पूरा का पूरा इंडिया के अंदर है या फिर पार्शली भी इंडिया के अंदर है तो हमारा होगा रेजिडेंट। अगर कंट्रोल पूरा इंडिया के बाहर है तो हमारा होगा नॉन रेजिडेंट। बहुत सिंपल सी से मजा आ गया। आगे देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज। कंपनीज में क्या होता है, इस पर सेक्शन 6(3). अभी बोलता हूँ सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली इसको एक बार ध्यान रखना ताकि आपको आगे रेफरेंस पे काम आएगा। आपको क्या पता याद रह जाए पूरा सेक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नंबर, तो आप याद रख सकते हो। बाकी एग्जाम में लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एग्जाम में नहीं भी लिख के आते तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे इसके। हाँ गलत मत लिखना, खाली एग्जाम में गलत मत लिखना, बाकी अगर आपने नहीं भी लिखा तो आपको मार्क मिल जाएंगे, डोंट वरी। देखो पहला आता है रेजिडेंशियल ऑफ कंपनी। अब ये कैसे होती है, अगर आपकी इंडियन कंपनी है तो आपका इंडियन रेजिडेंट ही हो आप, सिंपल बात है। अगर आपकी इंडियन कंपनी टाटा, रिलायंस, तो आप इंडियन सिटीजन ही हो और इंडियन रेजिडेंट ही हुआ, सिंपल बात है। पर अगर आपकी इंडियन कंपनी नहीं है, आपकी फॉरेन कंपनी है, पर उसका पीओएम प्लस प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, इंडियन कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंडियन कंपनी नहीं फॉरेन कंपनी है, पर इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, फिर भी हमारा वो कहलाएगी रेजिडेंट। अब सर ये पोएम क्या होती है, वो लल्ला लल्ला लोरी दूध कटोरी ऐसे होती है क्या कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो नहीं होती। पोएम पोएम होती है कि भाई प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, मतलब सिंपल भाषा में बोलूं, जहां पे मैक्सिमम मीटिंग होती है, जिस प्लेस में मैक्सिमम मीटिंग्स हुई, वहां पे जो भी बिजनेस के डिसीजन है वो सारे लिए गए कि भाई बिजनेस में हम ये करेंगे वो करेंगे, जो भी उनके ऑपरेशनल डिसीजन है सारे लिए गए। सारे जो भी बेसिक बेसिक जो भी फंक्शनिंग जो बिजनेस की होती है, जो मेन फंक्शनिंग होती है बिजनेस की, जो कोर फंक्शनिंग है, उसके सारे डिसीजन लिए गए। जिस भी जगह पे लिए गए उस जगह को हम बोलेंगे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर वो मेन जो हमारे मीटिंग्स अगर इंडिया में हो रही है, इंडिया में हो रही है हमारी मेन मीटिंग्स, तो हमारा पीओएम इंडिया कहलाएगा। अगर इंडिया के बाहर हो रही है तो पीओएम आउटसाइड इंडिया कहलाएगा। इसको बोलते हैं एक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस इनसाइड इंडिया या फिर एक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। तो हमारा इसको बोलते हैं एबीओआई टेस्ट, एक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो एबीओआई अगर इंडिया के अंदर है तो फिर वो कहलाएगा पोएम इंडिया के अंदर। तो अगर पोएम इंडिया के अंदर है तो फिर हम बोलेंगे भाई हमारा जो कंपनी है वो इंडियन रेजिडेंट है। अगर पोएम इंडिया के बाहर है तो कंपनी नॉन रेजिडेंट है, सिंपल चीज है। वो हम आगे पूरे सम्स करेंगे, हम पढ़ेंगे इसको ढंग से, तो आपको क्लैरिटी पूरी मिल जाएगी। आगे आते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब जो हम बार बार बोल रहे हैं आर ओ आर एन ओ आर, नॉन रेजिडेंट, अब ये सब सर हम सब क्लासीफाई कर क्यों रहे हैं अभी हम समझेंगे हम इन्हें क्यों क्लासीफाई किया। देखो अगर आप आर ओ आर, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, अगर आप ऐसे हो तो आपकी ग्लोबल इनकम, पूरी दुनिया की इनकम आपको पे करनी पड़ेगी। मतलब पूरी दुनिया की इनकम जो भी आपने कमाई है आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा इंडिया के अंदर। चाहे चाहे वो भले इनकम बाहर रिसीव हुई हो, बाहर उसका सोर्स भी बाहर, तब बाहर से आई है, पर आप तो इंडियन आर ओ आर हो ना, तो आपको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। वहां पे लिखा है इनकम रिसीव्ड और जस्ट टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और अक्रूड आउटसाइड इंडिया। इनसाइड और आउटसाइड इंडिया अक्रू हुई, रिसीव चाहे इंडिया में हो या फिर बाहर हुई हो। मतलब सिंपल बात है, कोई भी इनकम हो ना आपकी, आपको पे करनी पड़ेगी एज आर ओ, सिंपल बात है। आगे आते हैं हमारा आर एन ओ।
आर एन ओ आर, ये क्या होती है? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसमें क्या, इसमें एक स्पेशल चीज है, देखो एक तो रिसीव और अक्रू इंडिया में हुई हो तो पे करना ही है, पर ऐसी इनकम भले वो बाहर रिसीव हुई है, भले वो बिजनेस से रिसीव हुई पर बाहर रिसीव हुई है, ठीक है, देखो इनकम इनकम डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल इन प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, भले बाहर रिसीव हुई, हम बाहर रह रहे हैं, पर ऐसी इनकम जो इंडियन बिजनेस जहां जो जिसका कंट्रोल इंडिया में है, भले बिजनेस बाहर है, पर उसका कंट्रोल सेटअप इंडिया के अंदर है, ऐसा बिजनेस जिसका कंट्रोल इंडिया के अंदर है, उससे हमें इनकम होगी, भले धंधा बाहर हो रहा हो इंडिया में हो रहा हो, धंधा बाहर हो रहा है धंधा इंडिया में हो रहा हो, पर उसका जो कंट्रोल है वो इंडिया के अंदर है, और उस धंधे से हमें इनकम होगी, तो उस धंधे की इनकम भी हम बोलेंगे वो इंडिया से ही हुई है और उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। एक तो ऐसी इनकम जो इंडिया में जस्ट और अक्रू हुई है, देखो मैं आर एन ओ आर की बात कर रहा हूँ। इन केस ऑफ आर एन ओ आर, अगर आपकी इनकम इंडिया में जनरेट हुई है या फिर अक्रू हुई है या फिर रिसीव इंडिया में हुई है, एक तो वो टैक्सेबल होगी आपकी, दूसरा ऐसी ऐसी बिजनेस से आपको इनकम हुई है जिस जो बिजनेस चाहे इंडिया में या फिर बाहर हो, पर वो कंट्रोल इंडिया में हो रहा है, सेटअप सेटअप इंडिया में उसका, सिंपल बात है, कंट्रोल सेटअप उसका इंडिया में है, तो उस इनकम पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एज अ आर एन ओ। फिर आगे आता है हमारा नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट, इसको उसी इनकम पे करना है जो इंडिया में रिसीव हुई है या तो इंडिया में अक्रू हुई है, इंडिया में रिसीव हुई है या तो इंडिया में अक्रू होगी, जस्ट टू अक्रू कराई हुई है, सिंपल बात है, या तो इंडिया में रिसीव हुई या तो इंडिया में अक्रू हुई, तो ही इसको इनकम टैक्स पे करना पड़ा है। इस पे कोई भी कंट्रोल वाली इनकम, कंट्रोल सेटअप इन बिजनेस इन इंडिया हो, कोई भी इसके ऊपर इनकम अप्लाई नहीं होगी। सपोज अगर इसकी कोई इनकम पूरी बाहर रिसीव हुई है और बाहर उसका सोर्स भी बाहर है, इंडिया में नहीं है, तो फिर नॉन रेजिडेंट को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं टैक्स इंडिया के अंदर, सिंपल बात है, सिर्फ इंडियन इनकम पे ही उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, सिंपल बात है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल फॉर क्लैरिटी पर्पस एक बार देख लेते हैं, बहुत बहुत देखो इसमें क्लैरिटी लेके आना कि ये आगे दिक्कत देगा आपको, इसका पूरा बड़ा सम भी है। देखो रेंट रिसीव हुआ हाउस इन लंदन, हमारा लंदन में घर था, वहां पे हमें उसका एक रेंट रिसीव हुआ, ठीक है, और वो भी लंदन में रिसीव हुआ, लंदन का घर था, लंदन में रिसीव हुआ। क्या कोई इंडियन सोर्स थी? नहीं। क्या क्या रिसीव इंडिया में हुआ? नहीं। क्या अक्रू इंडिया में हुआ? नहीं। इंडियन सोर्स भी नहीं है, तो फिर किसको टैक्स पे करना पड़ेगा? आर ओ आर टैक्स पे करेगा। मैंने बोला ना भाई, दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी इनकम हो, आर ओ आर को टैक्स पे करने की जरूरत पड़ती है, सिंपल बात है। हाँ, अगर आर एन ओ आर है और एन आर है, तो इसको इस वाली इनकम में इंडिया पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल बात है भाई, बाहर पूरी इनकम रिसीव हुई है, तो फिर ये दोनों क्यों पे करेंगे? हाँ, अगर आप आर ओ आर हो, तो दुनिया में कहीं पे भी आपको पैसा मिला हो, आपको उसके ऊपर इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट की मेहरबानी। आगे आते हैं भाई, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन लंदन, लंदन से हमें बिजनेस पे इनकम हुई है, पर वो बिजनेस है, वो कंट्रोल दिल्ली से हो रहा है। मैंने बोला कंट्रोल इंडिया में होना चाहिए, चाहे बिजनेस इंडिया में हो या फिर बाहर हो। कंट्रोल अगर सिर्फ इंडिया से हो रहा है, तो फिर आपको एज अ आर एन ओ आर, एज अ आर एन ओ आर और एज अ आर ओ आर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो आपको टैक्स टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है इस वाले चीज पे, सिंपल बात है, क्योंकि एनआर सिर्फ जो इंडिया में रिसीव हुई इनकम और इंडिया में अक्रूअराइज हुई है, उस पे ही पे करता है एनआर, तो एनआर को इस केस में पे करने की जरूरत नहीं है टैक्स, बहुत सिंपल चीज थी। आगे देखते हैं भाई, इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इंडिया, हमने यहाँ पे बहुत पढ़ा, इनकम डीम टू अक्रू अराइज इंडिया, इनकम डीम टू अक्रू अराइज इंडिया। तो एज पर सेक्शन 9 हम पढ़ते हैं ये आखिर है क्या, किसको बोलते हैं इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, किसको बोलते हैं? देखो, सपोज कोई भी प्रॉपर्टी इंडिया में, सबसे पहले वाले पे आते हैं कि भाई कोई प्रॉपर्टी, कोई कनेक्शन, कोई बिजनेस कनेक्शन, कोई एसेट जो इंडिया के अंदर है, वो खरीदी बेची गई है, भले इनकम बाहर हुई, उसके रिसीव भी बाहर हुई है, पर वो इंडियन एसेट को खरीदा बेचा गया है, ऐसा कुछ किया गया, इंडियन एसेट को या फिर इंडियन बिजनेस कनेक्शन को, इंडियन शेयर्स को खरीदा बेचा गया, तो उसको बोलेंगे इनकम जस्ट टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। क्लियर सर? ठीक है। आ गया था सैलरीज। सपोज यहाँ तो सैलरी किसी किसी इंडिया पे किसी, देखो इंडियन इंडियन पर्सन ने किसी को सैलरी पे की हो, ठीक है, बाहर वाले पर्सन को, या तो कोई गवर्नमेंट ने किसी को सैलरी पे की हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बाहर पे, सपोज बाहर हमारा डिप्लोमेट खड़ा है, डिप्लोमेट जाता है हमारा, चाइना में हमारा डिप्लोमेट है, हमारा यूएसए में डिप्लोमेट रहता है हमारा, ठीक है, पता होगा ना, एम्बेसी में डिप्लोमेट रहते हैं ना, तब उसको गवर्नमेंट ने सैलरी पे की, तो वो भी इनकम जस्ट टू अक्रू और इंडिया में ही होगी वो भी। तो यहाँ तो हमने किसी को बाहर फीस या सैलरी पे की, और या फिर गवर्नमेंट ने किसी को यहाँ पे सैलरी पे की बाहर, ठीक है, तो वो भी हमारी पार्ट बनेगी जस्ट टू अक्रोराइज इंडिया का। हाँ, जो परक्विसिट है, जो परक्विसिट हम गवर्नमेंट पे करती है बाहर डिप्लोमेट्स को, वो पार्ट नहीं बनेंगे हमारा
इसका इनकम जस्ट टू अक्रू अराइज का सेक्शन 9 का वो पार्ट नहीं बनेगी। बाकी सभी जो भी सैलरी पे होती है इंडिया के थ्रू बाहर, वो हमारे जस्ट टू अक्रू अराइज होगी। सिंपल बात है। सपोज कोई इंडियन कंपनी ने डिविडेंड पे किया बाहर के कोई भी लोगों को, या फिर बाहर रिसीव हुआ इंडियन कंपनी का डिविडेंड, पर कंपनी तो इंडियन है ना जो डिविडेंड दे रही है, तो सिंपल बात है, तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। सिंपल चीज़ है। आगे आता है हमारा इंटरेस्ट फीस, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस। उसको बोलते हैं सिंपल फॉर्म में एफटीएस, इंटरेस्ट फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। सिंपल बात है, तो ये हमारा होता है एफटीएस। तो अगर एफटीएस है, अगर पेएबल बाय गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पे किया है, एफटीएस कोई भी फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, अरे होते हैं ना। सपोज सॉफ्टवेयर डिजाइन तुमको किसी ने करके दिया बाहर से, वो फीस हो गई तुम्हारी टेक्निकल सर्विसेज की। सपोज तुम्हें कोई रॉयल्टी पे करनी पड़ी बिकॉज ऑफ सम थिंग्स, एग्जांपल तुमने कोई सॉफ्टवेयर लिया, तुम्हें उसके ऊपर रॉयल्टी पे करनी पड़ी। तुमने कोई बुक का पब्लिशिंग कुछ किया तुमने बाहर वाले की, तो तुम्हें रॉयल्टी पे करनी पड़ी है। तुम्हें कोई रॉयल्टी, या फिर तुमने कोई लोन लिया बाहर से, तुम्हें बाहर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो तुम या तो बाहर इंटरेस्ट पे करो, तुम या तो बाहर रॉयल्टी पे करो, तुम या तो बाहर फीस पे कर रहे हो। कौन सी फीस? टेक्निकल सर्विसेज की फीस। ये याद रखना, कोई भी फीस नहीं, टेक्निकल सर्विसेज की। किसकी? टेक्निकल सर्विसेज की। अगर तुम बाहर कोई भी फीस पे कर रहे हो इस चीज़ की, तो यहाँ तो गवर्नमेंट पे कर रही है, फिर भी लगेगा, फिर भी वो अराइज होगी, जस्ट अराइज इंडिया में हो जाएगी वो। यहाँ तो कोई रेजिडेंट पे कर रहा है, कोई रेजिडेंट पे कर रहा है, अनलेस अनलेस जो भी पेमेंट है वो फॉर द बिजनेस आउटसाइड इंडिया के लिए, मतलब यूटिलाइज इंडिया में नहीं हो रहा वो चीज़, वो बाहर यूटिलाइज हो रही है। सपोज सॉफ्टवेयर तो मैं ठीक है, उसके लिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ, टेक्निकल फीस में दे रहा हूँ, पर जो चीज जो सॉफ्टवेयर है ना, वो बाहर कहीं पे इस्तेमाल होगा, इंडिया में इस्तेमाल नहीं होगा, बाहर इस्तेमाल होगा। सपोज मैंने बुक पब्लिशिंग के लिए मैंने रॉयल्टी पे करा ऑथर को, पर वो बुक पब्लिश भी बाहर हुई, बेची भी बाहर गई। सिंपल बात है भाई। जो इंटरेस्ट है, जो जिसके लिए मैंने लोन लिया, तो लोन मैंने धंधे के लिए इंडियन इंडियन धंधे में इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कोई सपोज कोई बांग्लादेश के, कोई मैंने नेपाल भूटान के धंधे में, या फिर कोई बाहर ऑस्ट्रेलिया के धंधे में मैंने इस्तेमाल किया वो लोन। तो सिंपल बात है भाई, लोन इंडिया इंडिया में इस्तेमाल नहीं हुआ, या टेक्निकल सर्विसेज इंडिया में इस्तेमाल नहीं हुई, बाहर कहीं पे इस्तेमाल हुई है। अगर हम उनके ऊपर कुछ पे कर रहे हैं, तो फिर वो रेजिडेंट भले कितना भी वो रेजिडेंट पे करे, वो इंडिया का पार्ट नहीं बनेगी इनकम। सिंपल बात है, वो इंडियन 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 इनकम जस्ट टू अदरवाइज इंडिया नहीं होगी उस पर्टिकुलर जो भी इसको भी हम पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? कि भाई जिसको भी हम पेमेंट कर रहे हैं उसकी इनकम जस्ट टू अक्रू और इंडिया कब होगी? तब कोई भी उसका दिया हुआ माल सामान इंडिया में इस्तेमाल हुआ हो, चाहे लोन हो, चाहे पब्लिशिंग राइट हो, चाहे फिर टेक्निकल सर्विसेज हो, अगर इंडिया में इस्तेमाल हुई है बाहर वाले के, और जो भी हम बाहर वाले को पेमेंट कर रहे हैं, फिर उसके हैंड में हमारी इनकम जस्ट टू अक्रू और अराइज इंडिया होगी, और उसको उस इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। बहुत सिंपल चीज़ थी यहाँ पे। आगे आता है पेएबल बाय एनआर। अगर कोई एनआर भी पे कर रहा है, पर वो चीज़ इस्तेमाल इंडिया में हुई है। सपोज एनआर ने लोन लिया, एनआर ने लोन लिया, और वही लोन एनआर ने इंडियन धंधे पे इन्वेस्ट किया, और उस लोन का वो रीपेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट। तो एनआर ने वो जो लोन लिया, वो इन्वेस्ट तो इंडियन धंधे में ही किया ना, करेक्ट है? तो फिर वो इनकम जस्ट टू अक्रू और अराइज होगी, जो भी इंटरेस्ट पेमेंट जा रही है ना बाहर वाले एनआर को, एक एनआर बाहर वाले एनआर को पे कर रहा है, पर वो इनकम जस्ट टू अक्रू और अराइज इंडिया में होगी, क्योंकि वो जो लोन लिया था वो इंडियन धंधे में इन्वेस्ट किया गया था। यहाँ तो कोई भी टेक्निकल उसने सर्विसेज ली थी, वो इंडिया में यूटिलाइज हुई है, या फिर उसने कोई भी पब्लिशिंग राइट लिया था, उसको रॉयल्टी पे हो रही है बाहर वाले ऑथर को, तो इंडिया में हमारा पब्लिशिंग हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ सब कुछ इंडिया के अंदर हुआ है, तो फिर कोई भी एनआर पेमेंट कर रहा है बाहर वाले को, भले एनआर पे को पेमेंट कर रहा है, पर वो इनकम जस्ट टू और अक्रू और राइज इंडिया होगी। सिंपल चीज़ है। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ मेरे को टेलीग्राम पे एक बार डीएम कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा फिर से। डोंट वरी, आई एम देयर। आगे आते सपोज कोई गिफ्ट है, अगर 50,000 के ऊपर की गिफ्ट अगर एनआर को दी है, हमने मनी गिफ्ट दी है, 50,000 के ऊपर की दी है एनआर को, ठीक है, और वो भी विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो फिर वो हमारी कहलाएगी इनकम जस्ट टू और अक्रू और राइज इंडिया। चाहे वो एनआर हो, रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, कोई भी हो, एनआर को दियो, फॉरेन कंपनी को दियो, आरएनओआर को दियो, विदाउट एनी कंसिडरेशन। सर ये क्या होता है? बदले में हमने कुछ लिया नहीं, हमने फ्री में 50,000 रुपये दिए, फ्री में अपने 50,000 रुपये दिए, बदले में कुछ भी नहीं लिया, फ्री में दे दिए उसको 50,000 रुपये। तो अगर ऐसा कुछ हमने किया, हमने फ्री में दिए 50,000 रुपीज़ फ्री में दिए, तो फिर हम बोलेंगे भाई, अगर वो इंडिया में, अगर चाहे वो इंडियन रेजिडेंट ने दिए, पर वो किसी को भी दियो, आरएनओआर को दियो, या फिर किसी एनआर को दियो, किसी फॉरेन कंपनी को दियो, तो भी वो इंडिया का पार्ट बनेगी। इनकम जस्ट टू और अक्रू और राइज इन इंडिया होगी इन हैंड्स ऑफ दैट आरएनओआर, फॉरेन कंपनी और एनआर। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल चीज़ थी। सिंपल बात है। यहाँ पे डिप्लोमेट के एग्जांपल दिए हुए, डिप्लोमेट को हमने पेमेंट की बाहर, तो जो भी सैलरी हमने बाहर पेमेंट की डिप्लोमेट्स को, जो सपोज कोई जापान में कोई डिप्लोमेट रह रहा है,
तो उसकी जो भी सैलरी है वो जस्ट टू अक्रू और अराइज इंडिया होगी, ये बात हमें क्लियर है। आगे आता है क्रू मेंबर ऑफ अ शिप। ये क्या होता है सर? देखो मैंने बहुत बार क्रू मेंबर ऑफ शिप बोला, क्रू मेंबर ऑफ शिप बोला कि भाई वन इन पे 182 डेज अप्लाई होगा डायरेक्टली, और पिछले साल अगर 182 डे भी रहे हैं ये, तो फिर हमारा रेजिडेंट कहलाएंगे वो। पर जो 182 डे है वो क्या कब से काउंट होंगे? देखो, तो तब से काउंट होंगे जब उन्होंने एंटर किया फ्रॉम द डेट ऑफ कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पे। मतलब वो शिप पे चढ़े, एक सर्टिफिकेट साइन किया, अभी हम जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट वो होगा 182 डे का, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट वो होगा, और एंडिंग पॉइंट कब होगा? जब वो साइन ऑफ कर रहे हैं। तो इतना पार्ट अगर वो बाहर रह रहे हैं, अगर इसके इस पार्ट के अलावा, इस पार्ट के अलावा अगर वो इंडिया में रहे, तो फिर वो वाला डे काउंट हो गए 182 डे के अंदर। ये वाला पार्ट काउंट नहीं होगा इन 182 डेज। ये बात याद रखना, सिंपल बात है ना कि भाई ये तो बाहर रह रहे हैं, पूरे साल में इतने दिन बाहर रहे, तो बाहर कब से रह रहे हैं? जब से उन्होंने सर्टिफिकेट साइन किया और जब से उन्होंने सर्टिफिकेट को साइन ऑफ कर लिया। पहले साइन इन किया सर्टिफिकेट को और साइन ऑफ कर लिया, तो इतने पीरियड में वो इंडिया के बाहर रहे, तो इनको तो काउंट नहीं करेंगे 182 डे के अंदर। इनके अलावा जो भी दिन वो इंडिया के अंदर रहे उनको हम काउंट कर लेंगे। तो ये एक था बहुत छोटा सा चीज इन क्रू मेंबर ऑफ शिप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, डोंट फॉरगेट टू लाइक, क्योंकि इससे और रिकमेंड होते हैं चीज़ों को। और प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको और इतनी ईजी और सिंपल नोट्स मिल पाएँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आगे भी आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको रिकमेंड होते रहे सारे वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन टेलीग्राम। थैंक यू।